नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। सेंट्रल रेलवे ने ट्रेन संचालन को सुव्यवस्थित करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए मुंबई के दादर स्टेशन पर कुछ प्लेटफॉर्मों का नंबर बदलने का फैसला किया है। रेलवे द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 10 को प्लेटफॉर्म 9A के रूप में फिर से नंबर दिया जाएगा, जबकि प्लेटफॉर्म 10A को अब प्लेटफॉर्म 10 के रूप में जाना जाएगा। मुंबई डिविजनल के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि ये 27 नवंबर से प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से अलग करना है। नई प्रणाली के तहत प्लेटफॉर्म 9A विशेष रूप से उपनगरीय ट्रेनों के लिए समर्पित होगा, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 10 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए सेवा प्रदान करेगा। दरअसल दादर स्टेशन मुंबई शहर में उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज के रूप में कार्य करता है। इस स्टेशन पर प्रतिदिन तकरीबन 5 लाख लोग आते हैं। वहीं दादर स्टेशन पर प्रतिदिन उपनगरीय और मेल एक्सप्रेस सहित तमाम 800 ट्रेनें संचालित की जाती हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर एक बड़ा ऐलान करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 53% तक की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार कर्मचारियों को नए साल पर एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर सकती है। वहीं लाखों कर्मचारी जिनका 18 महीने का एरियर रुका हुआ है, उनका यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कर्मचारियों को मिलने वाले 18 महीने के एरियर को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के एरियर की किस्तों को रोक दिया था। अब 3 साल बाद कर्मचारियों का यह लंबित एरियर उन्हें जल्द मिलने की उम्मीद जगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार नए साल से पहले ही इस एरियर का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही है। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली हिंदू सेना की याचिका को निचली अदालत ने मंजूर कर लिया है। वहीं दरगाह से जुड़े 3 पक्षकारों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। इस मामले में अब विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। इसी दौरान अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का भी बयान सामने आया है। सैयद चिश्ती का कहना है कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया। सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जो हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। अजमेर का 850 साल पुराना इतिहास है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं कि जल्द से जल्द एक नया कानून बनाया जाना चाहिए और दिशा निर्देश भी तय किए जाने चाहिए ताकि कोई भी इन जैसे धार्मिक संगठनों पर दावा न कर सके। अजमेर दरगाह को लेकर शुरू हुए विवाद पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और संघ पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि यह सब कुछ जो हो रहा है वो देश हित में नहीं है और यह देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस विवाद से भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दरअसल अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका अजमेर की स्थानीय अदालत में दायर की गई, जिस पर अब अदालत ने दरगाह समिति, सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले को लेकर जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि दरगाह शरीफ बीते 800 वर्षों से वहां पर स्थित है। तकरीबन 800 साल में अमीर खुसरो की किताब में बताया गया है कि बादशाह अकबर ने वहां कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों के दौर के बाद मराठाओं का दौर आया। जब मराठा कमजोर हो गए तो अंग्रेजों का शासन आया। उस दौरान भी देश के कई राजघरानों ने दरगाह की सेवा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन के जरिए मिली है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने का धमकी भरा फोन आया है। फोन करने वाले ने कहा कि पीएम मोदी को जान से मारने का प्लान बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक यह कॉल पुलिस कंट्रोल नंबर पर बुधवार की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास आई। इस मामले में पुलिस ने 34 साल की महिला को हिरासत में लिया है, जिससे की गई पूछताछ में यह पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है और उसने शरारत के मकसद से यह फोन किया था। पुलिस के अनुसार महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। वैसे इससे पहले भी कई लोगों को जान से मारने की धमकी मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को मिली थी, लेकिन सभी मामलों में पुलिस ने आरोपियों को कहीं न कहीं से गिरफ्तार कर ही लिया। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर अल्पसंख्यक हिंदुओं ने जमकर बवाल मचाया। बांग्लादेश के हिंदू इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और यूनुस सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि पुलिस से लेकर सेना तक उन पर अत्याचार कर रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। यहां तक कि बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के काटने के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदुओं को
कट्टरपंथी हलाल करने की बात कर रहे हैं। जैसे जानवरों को हलाल करके काटा जाता है, वैसे ही हिंदुओं को भी काटने की बात बांग्लादेश में हो रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि हिंदू समुदाय के लोग पूरी रात डर डर कर रहने को मजबूर हैं। भारत ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर कहा कि बांग्लादेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि हक मांगने वाले को जेल में डाला जा रहा है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। यूपी के गोरखपुर की महिला पायलट सृष्टि तुली की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक सृष्टि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला कसना बताया जा रहा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि बेटी के प्रेमी ने उसे सुसाइड के लिए उकसाया, जिससे दिल को कचोटने वाली यह घटना हुई। दरअसल चार्जिंग केबल से लटककर सृष्टि ने अपनी जान दे दी। वहीं मुंबई की पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवती के प्रेमी आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मृतक सृष्टि के परिजनों का यह मानना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी प्रेमी ने उनकी बेटी के साथ हिंसा की है और उसे प्रताड़ित किया है। भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए कुछ नई और आकर्षक सुविधाओं की घोषणा की है। इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्ग यात्रियों की यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाना है। विशेष रूप से 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए लोअर बर्थ आरक्षण में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा विशेष रूप से 45 साल से अधिक आयु की महिलाओं और 58 साल से अधिक आयु के पुरुषों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में आपातकालीन चिकित्सा सहायता की सुविधा शुरू की है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी एरिक्सन ने हाल ही में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया फिलहाल 5G स्टैंड अलोन और 5G एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद 6G तकनीक टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी, जो नेटवर्क को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी बताया गया कि भारत में 6G का लॉन्च कब हो सकता है और 5G नेटवर्क में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों में 6G टेक्नोलॉजी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी है। अब कंपनी का मानना है कि 6G साल 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका जैसे देशों में इस नई तकनीक के लिए शोध और परीक्षण लगातार जारी है। आईपीएल 2025 के लिए सऊदी अरब के जिद्दा में मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया, जिसके बाद से ही आईपीएल 2025 मेगा नीलामी विवादों में फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस नीलामी में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदार नहीं मिला है, जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही बीसीसीआई पर पक्षपात के भी आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदार नहीं मिला है, जिससे बांग्लादेश में प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी बेहद निराश हैं। इसी के साथ ही मेगा नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को न खरीदे जाने पर बीसीसीआई पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस साल नवंबर का महीना तकरीबन बीतने वाला है। उत्तर भारत में सर्दियां धीरे धीरे पैर पसारने लगी हैं। वहीं पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि देश के कई राज्यों में जल्द ही कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की यदि माने तो दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इसके साथ ही उत्तर भारत के लोगों को तापमान में भारी गिरावट के साथ साथ ठिठुरन और कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी। दरअसल इस साल प्रशांत महासागर में ला नीना इफेक्ट देखने को मिला था। अमूमन जब प्रशांत महासागर का सामान्य से तापमान ज्यादा ठंडा होता है तो ठंडी हवाएं एशियाई देशों का रुख कर लेती है। इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में भी देखने को मिलता है। इन देशों में मौसम हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है और तापमान तेजी से नीचे गिरने लगता है।